हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। सबसे पहले ये हम सब जानते ही हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग टिश्यू। अलग अलग टिश्यू के सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल के साइज और शेप भी डिफरेंट होते हैं। ज़्यादातर सेल में डायग्राम में दिखाए गए सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपार्टस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड एटसेट्रा। सेल तीन तरह के स्ट्रक्चर से बनता है। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट एनक्लोजेस द सेल। सेकंड, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा पूरे सेल को फिल आउट करता है, पूरे सेल के अंदर भरा हुआ होता है। ये साइटोप्लाज्मा में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिनको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। These organelles are suspended in liquid और ये लिक्विड को बोलेंगे साइटोसोल। तो साइटोप्लाज्मा में होगा लिक्विड साइटोसोल और ये लिक्विड में सस्पेंडेड ऑर्गेनल्स। एंड थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस which contains genetic material means DNA। अभी हम हर एक स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द सेल्स फ्लेक्सिबल आउटर सरफेस सेपरेटिंग द सेल्स इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो इसको स्कीमेटिक डायग्राम की मदद से समझें तो ये एक सेल है, ये सेल का सरफेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये है सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट और ये है सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट करता है सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह के सिलेक्टिव बैरियर के जैसे काम करेगा एंड इट रेगुलेट द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ अ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर, दो सेल के बीच और सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनता है। लिपिड्स के एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट सेल्यूलर कंटेंट, इट मेक्स कॉन्टेक्ट विथ अदर सेल, दूसरे सेल के साथ कॉन्टेक्ट बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कई तरह के चैनल्स, ट्रांसपोर्टर, रिसेप्टर, एंजाइम, सेल आइडेंटिटी मार्कर एंड लिंकर प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को मेडिएट करता है। अभी देखते हैं सेल का दूसरा स्ट्रक्चर जो है साइटोप्लाज्मा। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात की, दूसरा स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्मा और तीसरा है न्यूक्लियस। सो अभी है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेल्यूलर कंटेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है।
इसमें कई सारे ऑर्गेनल्स होता है और साइटोसोल होता है। तो पहले देखेंगे साइटोसोल क्या है। साइटोसोल इज द फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्मा और इसमें वाटर, डिजोल्व सॉल्यूट्स एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। Cytosol is the medium in which many of the cells metabolic reaction occur. ये साइटोसोल में कई सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। साइटोप्लाज्मा में साइटोसोल के अलावा कई सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। Each organelle has a characteristic shape and specific function. हर एक ऑर्गेनल्स का एक अलग शेप है और वो एक अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सेल्यूलर ऑर्गेनल्स के एग्जाम्पल है साइटोस्केलेटन, रिबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम एंड मिटोकॉन्ड्रिया। अब सबसे पहले बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स का एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। ये 3 टाइप के प्रोटीन्स फिलामेंट हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये साइटोस्केलेटन सेल के शेप और सेल्यूलर कंटेंट के ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर मूवमेंट। दूसरा सेल्यूलर स्ट्रक्चर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम रोड शेप का होता है और न्यूक्लियस के पास होता है। सेंट्रोसोम का मेन रोल सेल डिवीज़न में है। सेंट्रोसोम में अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स, मतलब 2 सेंट्रियोल्स होते हैं और उसके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है जो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है। अभी डायग्राम में देखें कि सेंट्रोसोम कैसा होता है, तो उसमें ऐसे अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं और उसके आसपास पेरीसेंट्रियोल्स मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये है सेंट्रियोल्स और इसके आसपास पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स। ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल का ट्यूब्यूलिन प्रोटीन सेल डिवीज़न के टाइम माइक्रोट्यूब्यूल और मिटोटिक स्पिंडल बनाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला हेयर लाइक माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन है जो सेल मेम्ब्रेन से इमर्ज होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर बेसल बॉडी और माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। सीलिया स्मॉल प्रोजेक्शन है जबकि फ्लैजिला की लंबाई ज़्यादा होती है। फ्लैजिला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको डायग्राम में देखें तो ये एक सेल है, उसके ऊपर छोटी छोटी जो प्रोजेक्शन रहेगी उसे कहेंगे सीलिया, और जो थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन रहेगी वो है फ्लैजिला। तो ये है फ्लैजिला और ये स्मॉल प्रोजेक्शन है सीलिया। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसे कि ट्रेकिया में कई सारी सीलिया प्रेजेंट होती है। एक सेल में कई सारी हंड्रेड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट हो सकती है, जबकि फ्लैजिला कम नंबर में 1 से लेके 10 तक हो सकती है। दोनों की मूवमेंट का टाइप अलग है। फ्लैजिला
वेव लाइक मूवमेंट करती है और वो स्लो मोशन होता है, जबकि सीलिया पेंडुलर टाइप मूवमेंट करते हैं। सीलिया सेल सरफेस के ऊपर के फ्लूइड को मूव कराती है। यहाँ देखिए आप डायग्राम में सीलिया सेल सरफेस के ऊपर जो फ्लूइड है उसको मूव कराती है, जबकि फ्लैजिला एंटायर सेल पूरे सेल को मूव कराती है। अभी नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रिबोसोम। रिबोसोम में 2 वर्ड से बना है। रिबो मीन्स रिबो न्यूक्लिक एसिड एंड सोम मीन्स बॉडीज। 2 टाइप के रिबोसोम होते हैं, 70S एंड 80S। 70S होता है प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S होता है यूकैरियोटिक सेल में। 70S रिबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, 30S एंड दूसरा 50S। रिबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। दे आर नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर। दे आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। रिबोसोम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। रिबोसोम 2 स्टेट में हो सकते हैं, फ्री रिबोसोम और बाउंड रिबोसोम। फ्री रिबोसोम साइटोसोल में होते हैं और बाउंड रिबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड होते हैं। रिबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं, rRNA एंड प्रोटीन। रिबोसोम के 2 सब यूनिट में एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। पहले इसके नाम को समझते हैं। एंडो मीन्स इनसाइड, प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म और रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क। सो इट इज़ अ membranous network of flattened sac और ट्यूब्यूल्स। फ्लैटेंड सैक थैली जैसा स्ट्रक्चर जो चिपकी हुई है, मीन्स चिपकी हुई थैली जैसे स्ट्रक्चर को कहेंगे फ्लैटेंड सैक। 2 टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रिबोसोम होते हैं और वो न्यूक्लियस एनवेलोप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि ये रहा न्यूक्लियस एनवेलोप और इसके साथ ऐसे जुड़े हुए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इसके ऊपर रिबोसोम भी प्रेजेंट है, तो इसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर रिबोसोम नहीं होते हैं। रफ ER ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड को सिंथेसाइज करता है, विच आर ट्रांसफर्ड टू सेल्यूलर ऑर्गन्स, दूसरे ऑर्गेनल्स के पास भेजता है, इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिक्रेटेड ड्यूरिंग द एक्सोसाइटोसिस, और सेल के बाहर सिक्रेट कर देता है। स्मूथ ER सिंथेसाइज द फैटी एसिड एंड स्टीरॉयड। इट कैन इनएक्टिवेट और डिटॉक्सिफाई द ड्रग्स। इट रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ग्लूकोज 6-phosphate and store and release the calcium ion in muscle cell. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं गोल्जी एपारेटस। इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी एपारेटस कर्व्ड फ्लैटेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये गोल्जी एपारेटस का स्ट्रक्चर है।
इसमें ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को सिस्टर्नी कहते हैं। एक गोल्जी एपार्टस में 3 से लेके 20 तक सिस्टर्नी हो सकती है। ये सिस्टर्नी फ्लैटेंड सैक है जो कर्व्ड शेप में होती हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है वो सबसे पहले जाता है गोल्जी एपार्टस में। स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से सिस्टर्नी को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एंट्री या सीज फेस, मेडियल सिस्टर्नी एंड एग्जिट या ट्रांसफेस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का वो फेस जो न्यूक्लियस की तरफ होता है। मान लीजिए यहाँ पे है न्यूक्लियस, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा पूरा गोल्जी एपार्टस। तो इसमें ये सिस्टर्नी जो न्यूक्लियस की तरफ होती है उसे कहेंगे एंट्री या सीज फेस। जो फेज प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होती है उसे बोलेंगे एग्जिट या ट्रांसफेस। और जो बीच वाला फेज है वो है मेडियल सिस्टर्नी। एंट्री फेज एक्सेप्ट प्रोटीन फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ईआर में जो प्रोटीन बनता है वो एंट्री फेज में से गोल्जी कॉम्प्लेक्स में एंट्री करता है। मेडियल सिस्टर्नी उस प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट ऐड करता है और ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। दूसरा, ये सिस्टर्नी प्रोटीन में लिपिड को ऐड करता है और लिपोप्रोटीन्स बनाता है और ये ग्लाइकोलिपिड भी बनाते हैं। और तीसरा फेज है एग्जिट फेज। मॉडिफाई द मोलेक्यूल्स देन सॉर्ट एंड पैकेज देम फॉर ट्रांसपोर्ट टू देयर डेस्टिनेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है लाइसोसोम। लाइसोसोम 2 वर्ड से बना है। लाइसो मीन्स डिसॉल्विंग and some means body. Lysosome means dissolving body. Lysosome Golgi complex से बने हैं। They are membranous enclosed vesicle. तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये स्फेरिकल वेसिकल है। इसके अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक और डाइजेस्टिव 2 टाइप के होते हैं। ये एंजाइम एसिडिक पीएच में बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये एंजाइम के एग्जाम्पल है प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लूकोसिडेज एट्सेट्रा। Lysosome fuse with and digest the content of endosome, phagosome, pinocytic vesicles, and then it transport the final product into the cytosol. Lysosome also digest worn out organelles जिसे कहते हैं autophagy. It digests the entire cell which known as autolysis, and it can digest the extracellular matrix. अभी नेक्स्ट ऑर्गेनल्स है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम लाइसोसोम जैसे होते हैं पर साइज़ में उससे थोड़े छोटे होते हैं। इसमें 2 वर्ड है, पेरोक्सी जो कि आया है पेरोक्साइड से और दूसरा है सोम मीन्स बॉडी। ये पेरोक्सिसोम में 2 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम ऑक्सीडेसिस और दूसरा केटालेज। ऑक्सीडेसिस एंजाइम ऑक्सीडेशन करता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट ऑक्सीडाइजेज द अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड
H2O2 जनरेट होता है जो कि टॉक्सिक है। पर पेरोक्सीसोम में जो दूसरे एंजाइम है कैटालाइज, ये एंजाइम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिकम्पोज कर देते हैं। पेरोक्सीसोम also detoxify harmful substance such as alcohol. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। इसमें दो वर्ड है, माइटो मीन्स थ्रेड, कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रेन्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में कई 100 से लेके कई 1000 तक होते हैं। जिस भी सेल में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब दो मेम्ब्रेन है। ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन्स में फोल्ड होते हैं जिसको क्रिस्टा कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन में कम प्रोटीन होते हैं और वो परमिएबल है, वाइल इनर मेम्ब्रेन में ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और वो सिलेक्टिव परमिएबल होते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्मिक एरिया को कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एंजाइम होते हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में काम आते हैं। मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। न्यू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन। माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। It is the site of aerobic cellular respiration reaction that produce most of the cells ATP. अभी सेल का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस। आगे हमने सेल के दो कंपोनेंट डिस्कस किए, पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्मा, अभी है तीसरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल के अंदर का लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है। ये स्लाइटली स्फेरिकल शेप का है। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्लाइटली स्फेरिकल शेप का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसे कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ये रहा न्यूक्लियोलस, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहेंगे क्रोमाटिन। पहले देखेंगे न्यूक्लियोलस। ये एक कोल्ड फिलामेंटल स्ट्रक्चर है और ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होते हैं और न्यूक्लियोलस is the site for ribosomal RNA synthesis. यहाँ रिबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर होता है क्रोमाटिन। ये फाइब्रस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बना हुआ होता है डीएनए और प्रोटीन से। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ये क्रोमाटिन सेल डिवीज़न के टाइम पर कोल्ड होके क्रोमोसोम बनाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बीच बीच में पोर्स होते हैं। बीच बीच में पोर्स होते हैं। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटसाइड में रिबोसोम प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर पोर के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। दिस पोर कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हमने ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।